हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंद्रजीत यादव। मैं आप लोगों के सामने आज कुछ बातें करने के लिए आया हूं। उसमें से सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात जो है वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आज उनकी 125वीं जयंती है, जिसपे हमारा सारा देश गर्व महसूस कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। तो उसी क्रम में हमने भी चाहा कि चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे अपने भी बहुत फेवरेट लीडर्स रहे हैं इंडियन स्ट्रगल में, जिन्होंने आजादी के लिए अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिया और हम सब के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आने वाली सदियों में भी जो हमारी नई जनरेशन आएगी उनके लिए भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ ना कुछ प्रेरणादायक चीजें छोड़ के गए हैं, जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि नेताजी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो नेताजी के बारे में जब बातचीत स्टार्ट हुई है तो मैं चाहूंगा कि दो चार बातें नेताजी के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो आप सब लोगों से भी मैं डिस्कस करूं। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि नेताजी का जन्म जो है वो 1897 में 1897 में कटक में हुआ था। कटक जो कि मौजूदा समय में उड़ीसा में पड़ता है। उस समय जब उनका जन्म हुआ था उस समय वेस्ट बंगाल बंगाल जो है वो एक प्रोविंस था इंडिया का, जो कि अंग्रेजों के अधीन था। उसमें एक डिवीजन था उड़ीसा का, उसी के अंतर्गत कटक था। वहां पे नेताजी का जन्म हुआ। नेताजी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज की एजुकेशन के लिए लंदन गए। वहां पे उन्होंने पढ़ाई की और 1919 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई की। लेकिन देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम उनके अंदर इतना भरा हुआ था दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूं कि इंडियन सिविल सर्विस जैसी प्रेस्टिजियस जॉब उन्होंने रिजाइन कर दिया या ज्वाइन ही नहीं किया, यू कैन से अबाउट दैट। और उन्होंने 1919 के बाद से जो है भारतीय राजनीतिक गतिविधियों में, जिसमें कि हमारे बहुत ही राष्ट्रप्रिय नेता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापूजी के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में अभियान चल रहा था। तो सुभाष चंद्र जी ने उनके नेतृत्व में ही लड़ाई के लिए अपनी सिविल सेवा की परीक्षा नौकरी छोड़ दी। उसको छोड़ने के बाद में उन्होंने देश के लिए काम करना स्टार्ट किया। उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही देश के लिए वो ये रही कि वो अपने अंतर विरोधों के बावजूद, चाहे वो नेहरू जी हों और चाहे गांधी जी हों, दोनों लोगों के साथ अपने अंतर विरोधों के बावजूद उन्होंने कभी भी इन दोनों का सम्मान करना बंद नहीं किया और कभी भी अपनी विचारधाराओं पे आगे बढ़ने से वो रुके नहीं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की जब अधिवेशन हुआ 1938 में और 1939 में, दो बार उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 1939 में गांधी जी के साथ कुछ थोड़ी बहुत अनबन होने के बाद उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने एक अलग संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन गठन किया। लेकिन वहां भी उनकी बात बन नहीं पा रही थी। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम इतना ज्यादा उमड़ रहा था, देश को आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतना ज्यादा लालायित थे कि उन्होंने उस समय देश छोड़ दिया। 1942 में वो जर्मनी चले गए, जहां पर उन्होंने कुछ भारतीय सैनिक जो उस समय विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए भारत की ओर से गए थे जर्मनी में, उनको संगठित किया। संगठित करके आजाद हिंद फौज गठित किया और वहीं पे आप ये कह लीजिए कि वहां के जो सोल्जर्स थे भारतीय भूमि के, उन्होंने सुभाष चंद्र जी को नेताजी की उपाधि दी। ऐसा भी माना जाता है कि हिटलर ने इनको ये उपाधि दी, हालांकि दोनों बातें सही हैं। तो एक ऐसे विजनरी लीडर जिन्होंने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भारत को एक राष्ट्र बनाने में, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में दिन रात एक करके जो उन्होंने काम किया, उसके लिए पूरा देश सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, आज उनकी 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे तहे दिल से याद करता है। हम इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं कि मानव जीवन जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसमें आप शिक्षित होके, समझदार बनके और अपना आत्म विकास करके आप दुनिया की किसी भी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। भौतिक उपलब्धि तो उन्होंने हासिल किया, जैसे कि हम सभी का एक सपना होता है कि हम भारतीय सिविल सेवा में जाएं या किसी अन्य परीक्षा का एग्जाम दें और पास करें और एक अच्छी नौकरी पाएं और अन्य भौतिक सुख सुविधाएं हमारे साथ जुड़े, जैसा कि इन्होंने भी सोचा था। लेकिन इनके मन में उस समय राष्ट्र प्रेम जागा
और इन्होंने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं वाली जिंदगी को त्याग करके अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिया हम सबके लिए, ताकि हम लोग एक आजाद भारत में, एक यूनाइटेड इंडिया में और एक सेकुलर इंडिया में और एक प्रोग्रेसिव इंडिया में हम लोग रह सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें और पूरी दुनिया में हमारी ख्याति हमारे देश के जो राष्ट्र नायक हैं उनके नाम से हम लोग जाने जाएं। ये तो हुई बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बढ़िया कथन है जो शायद हमारे लिए भी बहुत प्रिय है, आप लोगों के लिए भी प्रिय होगा। वो ये है कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतना लोकप्रिय नारा हुआ, इतना लोकप्रिय नारा हुआ कि जो इन्होंने एक फौज बनाई थी सिंगापुर में, इनके पास इक्विपमेंट्स बहुत कम थे, लड़ने के लिए संसाधन बहुत कम थे, लेकिन जो जोश भरा लोगों में, सेना में जोश भरा, इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई थी, खुद ही उसके चीफ बने थे और प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। और उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए छोटी सी टुकड़ी को लेके उनके अंदर इतना राष्ट्र प्रेम भरा, इतना देश प्रेम भर दिया कि लोग अपने आप को निछावर करने के लिए नेताजी की एक आवाज पर चल निकले। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आज की डेट में भी हम लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे, उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों के आधार पे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से इसलिए मिला हूं कि मैं चाहता हूं कि जो हमने अपने पिछले जीवन काल में जो भी अनुभव किया है, भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान जो भी चैलेंजेस हमने फेस किए हैं और जो भी इश्यूज हमारे सामने आए हैं, उससे हमने जो कुछ भी सीखा है, मैं चाहता हूं कि आज ऑनलाइन का जमाना चल रहा है तो अपने अध्ययन के बावजूद थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के साथ जुड़ा जाए और कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। उसमें सबसे पहला जो मेरा बहुत ही मेरे दिल के करीब जो टॉपिक है, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर एक नागरिक बहुत अच्छे से जागरूक बने और जाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको जानने की जरूरत है, ये बातें हमारे देश के हर एक उस नागरिक को जानने की जरूरत है जो भारत का नागरिक है और जो भारत से प्रेम करता है और जो ये चाहता है कि भारत निरंतर प्रोग्रेस करे, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूती के साथ काम करे। तो उस हर व्यक्ति को इस जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, वो टॉपिक है संविधान। और हमारा संविधान जो है उसने हम लोगों को बराबरी का दर्जा दिया है। हमारे संविधान से ही आज हम और आप इतने स्वतंत्र होके और इतने अच्छे से जी पा रहे हैं। इसलिए हमको आपको एकत्र होकर समझदारी से सूझबूझ के साथ संविधान की बातों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, इवन 4th क्लास एम्प्लॉय एग्जाम टू यूपीएससी लेवल, more than 25% क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग 25% प्रश्न जो है वो संविधान के बहुत सारे पार्ट से पूछे जा रहे हैं। एक तो परीक्षा की प्रणाली और उसमें आने वाले प्रश्नों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए कि संविधान को अच्छे से जाने। और दूसरी चीज ये है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक जागरूक नागरिक बनके जीने के लिए हर किसी को संविधान की थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, हम अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे संविधान के प्रियम्बल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का सबसे मुख्य भाग है। हमारा जो प्रस्ताविका है या हमारी जो उद्देशिका है संविधान की, उसमें जो वैल्यू लिखी गई है, जो मूल्य लिखे गए हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं, हमारा पूरा संविधान उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और संविधान में सारी बातें, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हो, या हमारा संघीय ढांचा कैसे वर्क करता है, हमारा स्टेट कैसे वर्क करता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, यहां तक कि हमारा जो ग्राम पंचायत लेवल की जो व्यवस्था है वो कैसे वर्क करती है, सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में लिखी गई है।
तो दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों से प्रेम्बल पे अच्छे से बात करूंगा और इसकी बहुत सारी बारीकियों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा और आपका ये इंटरेक्शन आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आप जरूर दीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि हमारी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।